Hello guys, Namaste, welcome to the channel. As you all know, we are doing a lecture series on paper 1 for June 2021 exam of NTA UGC NET paper 1, and currently we are covering teaching aptitude unit, that is unit 1, and my name is Niharika Jaiswal and I have qualified my NET exam 3 times in a row in commerce. And आज के इस वीडियो में we will be discussing about इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, एंड लास्ट में आईसीटी बेस्ड टीचिंग हम पढ़ेंगे. ऑल्सो all the learners should get ready for the daily dose of practice with Unacademy's new series, that is Let's Crack JRF 2021 Top 50 MCQs. Now in these classes the educators will cover 50 MCQs for their relevant subjects. Now these classes will be helpful for all the aspirants who are preparing for NTA UGC NET. Also, in case you are preparing for UGC NET management, so it's time to gear up for the 2021 NET JRF exam. So Unacademy brings you to the specially designed outside batch course by their top 2 educators, Soumya Singh and Ashima Negi. So in this course, educators will cover the entire syllabus along with the additional topics for NTA UGC NET exam management subjects. तो अगर आप कोई भी स्टेज पे हो अपनी प्रिपरेशन के, you will be benefited by this course. तो लिंक आपको सारी चीज़ों के जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द NTA UGC NET December बैच कैलेंडर. सो यू कैन जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड आप इस क्लासेस में एनरोल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेट एंड शेड्यूल. Also you can use my code Niharika Jaiswal to get 10% off so that you can prepare early and beat the upcoming price hike. Also, let's talk about the online classes for NTA UGC NET. Now these classes are by me, as I have introduced you in the beginning of this video. So I'm 3 times NET JRF, so I bring my experience, my strategies, my study notes through these classes to you guys. So now you can prepare for NTA UGC NET from the comfort of your home. So we offer online classes for NTA UGC NET paper 1 commerce and management. So for demo lectures and registration you can visit our website niharikajaiswal.com, क्योंकि इसी वेबसाइट से हम अपने कोर्सेज होस्ट करते हैं, या फिर आप हमें सिंपली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 7395755509. बात कर लेते हैं हमारे स्टडी मटेरियल कि आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा जब हम हमारे क्लासेस में एनरोल होंगे. सो विल बी गेटिंग 250 प्लस यूनिट वाइज PDF नोट्स. उन PDF नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा. यू विल बी हैविंग स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉर प्रिपरेशन एंड मॉक टेस्ट आपको मिलेगा अपने PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर्स अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए. ऑल्सो वी प्रोवाइड 1-to-1 इंटरेक्शन, दैट इज यू विल बी गेटिंग पर्सनल अटेंशन एंड पर्सनल कोचिंग for NTA UGC NET JRF एग्जाम. ऑल्सो सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है वो भी आपको होंगे. तो ये सारी फीचर्स आप जब एनरोल करेंगे हमारे कोर्स में तो आपको मिलेंगे. सबसे बड़ा फीचर है कि हमारा कोर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है. दैट मीन्स आप एक बार पे करोगे, एक बार रजिस्टर करोगे, आपको बार बार ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपने एग्ज़ाम दिया, हमारी कोशिश रहती है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, बट शायद आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कहीं भूल चूक हो गई हो, तो दोबारा आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा हर 6 महीने. वंस यू रजिस्टर एंड यू आर हियर विद अस फॉर लाइफ टाइम. एंड डेमो लेक्चर्स में आप इंटरेस्टेड हैं रजिस्टर करना है तो जैसा कि मैंने बताया niharikajaiswal.com पे आप विजिट कर सकते हैं. जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप niharikajaiswal.com, यू विल फाइंड आवर वेबसाइट, और यू कैन सिंपली कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन 7395755509. क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो. सो वी विल गाइड यू फर्दर. सो या लेट्स बिगिन विद द लेक्चर गाइस. थैंक यू. Hello guys, welcome to module 7 of teaching aptitude for UGC NET paper 1. आज के इस मॉड्यूल में we gonna be discussing concept of effective teaching strategies, traditional and modern teaching methods and ICT based teaching. Now ये 4 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. इफेक्टिव टीचिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्वियसली टीचिंग एप्टीट्यूड से थोड़े इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं. सो यू नो इफेक्टिव टीचिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस यू नो यूनिट 1 जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है, सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो.
what the first effective the first step in effective teaching is effective planning. Yes, effective teaching is like what, जो आप पढ़ा रहे हैं अभी तक आपको समझ में आया होगा कि हमने टीचिंग में क्या जाना, टीचिंग का मेन मकसद होता है लर्नर्स को लर्न कराना। तो एक अच्छे से इफेक्टिव टीचिंग आप गाइस कब कर सकते हैं, व्हेन यू प्लान इफेक्टिवली। जब आप प्लान करेंगे कि लर्नर या स्टूडेंट जो है हमारे उनको ऐसे 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 पढ़ाना है, यू प्लान आउट थिंग्स, तो टीचिंग अपने आप वो उसका पहला स्टेप होता है इफेक्टिव टीचिंग में। In planning any reasonable course of instructing, there are many questions that come to the mind, but the four basic ones we must not forget are, course of instructing. Course of instructing means how you are going to teach students. आपका प्लान क्या है, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, so planned out certain things कि इस पीपीटी में इतने सारे टॉपिक्स जाएंगे, फिर इस मॉड्यूल में मैं ये पढ़ाऊंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड में इतने सारे मॉड्यूल्स होंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे कराऊंगी, फिर मैं आपको क्विजेस कैसे दूंगी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे दूंगी, आपको एमसीक्यूज कैसे दूंगी। सो आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आ गई एंड आई स्टार्टेड टीचिंग आउट, तो मैं कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगी, तो तब मेरी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, है ना। तो वैसे ही इफेक्टिव एक मैंने प्लानिंग की हुई है, पूरा ब्रॉड एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो फोर बेसिक वंस जो हैं, जब आप कुछ भी प्लान करें तो व्हाट आर द एजुकेशनल गोल्स टू बी रीच, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, आप क्या पढ़ाएंगे, क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाई एम आई टू टीच, राइट। व्हाट आर द एजुकेशनल गोल्स, आप पढ़ा के क्या हासिल करना चाहते हैं। What educational experiences are to be provided in order to attain the objectives? आप अपने objectives अपने decide कर ले कि मुझे इसलिए पढ़ाना है क्योंकि I want my students to qualify for UGC NET. This can be my goal, right? What educational experiences are to be provided in order to attain the objectives? Now, आपको मुझे आपको यूजीसी नेट क्लियर करवाना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, बट कैसे क्लियर करवाना है, आपको क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंस देना है गाइज। तो ये क्या है, कंटेंट, व्हाट एम आई टू टीच, और व्हाट आई विल टीच टू यू, जो कि यूजीसी नेट आपका एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। तो ऑब्वियसली जो यूजीसी नेट में एग्जाम आता है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो मेरा गोल जो एजुकेशनल गोल है वो अचीव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। हाउ कैन दीज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बी ऑर्गेनाइज्ड। नाउ अब ये जो आपके मेरे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको यूजीसी नेट मुझे प्रोवाइड कराना है, आपको क्वालिफाई कराना है, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कैसे मैं इसको कैरी आउट करूंगी, हाउ डू आई टीच। तो पहले तो मेरा एक मकसद क्या है, आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई कराना, दूसरा ये डिसाइड करना कि आपको क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, क्या कंटेंट प्रोवाइड कराना है, तीसरा है कि कैसे मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, दैट इज द मेथड, कैसे कौन से मेथड से कराऊंगी। सो ये जो मेथड है, ये गाइस क्या है मेथड, ये मेरा वीडियो लेक्चर्स हैं, मेरे एमसीक्यूज हैं, मेरे पीडीएफ नोट्स हैं, पीपीटीज हैं, इनके थ्रू ये मेरा मेथड है, इससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझ रहे हैं ना आप। हाउ कैन दीज ऑब्जेक्टिव्स बी डिटरमाइंड वेदर दे आर रीच्ड। अच्छा, अब मेरा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया कि कि मुझे आपको क्वालिफाई करवाना है एग्जाम, राइट, बट अब वो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं, ये मैं कैसे करूंगी, इवैल्यूएशन, मैं इवैल्यूएट करूंगी। हाउ कैन आई नो और प्रूव दैट दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अटेन्ड। तो जितने बच्चे होंगे मैं उनसे पूछूंगी कि आपका क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, मैं इवैल्यूएट करूंगी, आपको परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट होगा, साथ ही मेरा, मैं जितने अच्छे से पढ़ूंगी उतने अच्छे से मेरे बच्चे, उतने ज्यादा बच्चे मेरे क्वालिफाई करेंगे एग्जाम। सो ये एक इवैल्यूएशन होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स इन इफेक्टिव प्लानिंग, देन कंटेंट, देन मेथड एंड देन इवैल्यूएशन, ठीक है। द अबव रेज्ड क्वेश्चंस पॉइंट आउट द इंटररिलेटेडनेस ऑफ द फोर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम। तो ये पूरा आपका कोर्स करिकुलम बनाते हैं, इस करिकुलम के तहत आप बच्चों को पढ़ाएंगे कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, मेथड, इवैल्यूएशन। ऑलवेज रिमेंबर, आपका कंटेंट, योर ऑब्जेक्टिव, योर मेथड एंड योर इवैल्यूएशन, दीज आर द फोर बेसिक एलिमेंट्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग, और ये इफेक्टिव प्लानिंग के तहत आता है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। Now the first thing is lesson plan. तो अपने इफेक्टिव प्लानिंग कर ली, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज लेसन प्लान। तो लेसन प्लान अगर कोई टीचर होगा तो वो समझ चुका होगा। तो लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान इज एन ऑर्गेनाइज्ड अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस दैट द टीचर कम्युनिकेट्स टू लर्नर्स विद डिटेल्स ऑन हाउ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस विद इन लेसन पीरियड।
टिपिकल लेसन प्लान पोजेस द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो लेसन प्लान क्या होता है, यू नो, अगर आपको कोई टीचर है, क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ तो आई नो कि क्या होता है कि यू नो एक लेसन प्लान आपको बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम छोटे बच्चों की बात करें, सो अगर कोई आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई लेसन है रिलेटेड टू हिस्ट्री, नाउ यू विल कैरी आउट एवरी माइन्यूट डिटेल इन द लेसन प्लान। आप एक चीज मेंशन करोगे कि इस डे इस टाइम मैं ये कराऊंगी, फिर ये क्वेश्चन होगी, ये एक्सरसाइज होंगी, मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगी। पूरा लेसन प्लान होता है जिसमें आप सब्जेक्ट मैटर लर्निंग एक्सपीरियंस जो है यू शेयर विद योर लर्नर्स एंड यू से कि इस लेसन पीरियड में हम ये पढ़ेंगे। तो लेसन प्लान इज बेसिकली जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं उसका एक प्लान होता है। तो लेसन प्लान फॉर एग्जाम्पल ये आ गया कि ये जो मैंने ये लिया है कि एग्जाम्पल, नेम ऑफ द स्कूल इज वर्टेक्स नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल माकुर्दी, नेम ऑफ द टीचर है जॉफ्री अंडोलम अयुआ, राइट, एंड क्लास नंबर इन क्लास प्राइमरी, क्लास आपका प्राइमरी है, नंबर इन क्लास 25 स्टूडेंट्स हैं, 15 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं, यू हैव टू मेंशन इज। ये इतना ज्यादा कुछ काम का नहीं है, बट मैंने आप एक मेंशन कर दिया है। सब्जेक्ट है बेसिक साइंस, टॉपिक है आपका मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, डे क्या है थर्सडे 7 सितंबर 2017 यहाँ पर है, टाइम ड्यूरेशन 8:15 से 8:50 का ये टाइम है, 35 मिनट है। तो इसका मतलब 35 मिनट में जो टीचर है जॉफ्री वो प्राइमरी क्लास के बच्चों को बेसिक साइंस पढ़ाएगा और टॉपिक होगा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस इज हाउ द लेसन प्लान इज कैरिड आउट फॉर एवरी डे। हर डे के लिए यू हैव टू मेक द लेसन प्लान। सो ये एक लेसन प्लान है फॉर द इफेक्टिव टीचिंग। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट यू शुड नो द लेसन प्लान एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। Behavioral objectives. So by the end of the lesson, the pupils should be able to define magnetic and non-magnetic material, identify and list magnetic and non-magnetic materials. तो अब आपका एक lesson plan है ना, what are the behavioral objectives you need to achieve? यहाँ पे मैंने बताया ना magnetic and non-magnetic materials जो है वो टॉपिक पढ़ाएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आप जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन कर पाए और आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा मैग्नेटिक है कौन सा नॉन मैग्नेटिक है। सो नाउ यू कैन व्हाट टीचिंग एड्स क्या होते हैं बताइए आप मेरे को। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? टीचिंग एड्स जैसे एड होता है हेल्प करते हैं हमको टीचिंग के दौरान। जैसे कि यहाँ पे लाइक आप एक नर्सरी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे चार्ट्स होते हैं, आपने देखा है ना, चार्ट्स होते हैं, प्लेकार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं। टीचर स्टूडेंट को दिखाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, और वहाँ पे हो सकता है वो एक एप्पल असली में लेके आए और उसका कोई चार्ट हो। सो ये सारे क्या है, ये सारे प्रॉप्स आप एक तरीके से कह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड टीचिंग एड्स। ये टीचिंग मतलब टीचिंग के प्रोसेस में बहुत मदद करते हैं। सो तो ये क्या है, कॉइन्स, ऑफिस, आई एम रियली सॉरी, एक्सक्यूज मी, really sorry guys. So there are coins, office pins, paper clips, magnets, rubber bands, glass mirror, bunch of keys, iron rod, मतलब जो भी मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक है ये सारे आपके टीचिंग एड्स हो गए ना। प्रीवियस नॉलेज भी यहाँ पे वर्क करती है, जैसे कि मैंने बताया लर्निंग में योर प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स। तो पीपल हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट एंड कैन डिफाइन इट, नेम इट, पोल्स। बिसाइड्स मोस्ट पीपल आर फैमिलियर विद द टीचिंग एड्स लिस्टेड अबव। तो प्रीवियस नॉलेज यहाँ वर्क करती है। तो इंट्रोडक्शन टीचर करता है कि टीचर आस्क्स पीपल अबाउट their previous knowledge, experiences assumed। तो कभी कभी आप देखते हैं कि आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको याद हो गया, आप एक टीचर हैं तो आप समझते होंगे, आप कुछ भी कोई भी लेसन पढ़ाते हैं, जैसे वो स्वामी विवेकानंद के बारे में है, कोई मॉरल साइंस का है स्वामी विवेकानंद के ऊपर। सो आप पूछते नहीं है क्लास में क्या आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है, आप क्या जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो अगर कोई बच्चा आंसर करता है तो हमें एसेस करने में मदद होती है कि अच्छा ये क्लास में इतने लोग जानते हैं। अगर कोई नहीं उठाता है तो इसका मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि इस क्लास को कुछ भी नहीं आता है स्वामी विवेकानंद के बारे में और हमें शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट टीचर्स डू, प्रीवियस नॉलेज एसेस करते हैं। ना इंट्रोडक्शन की प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस वो बताता है कि मैग्नेट क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड आंसर ये होगा, फिर एक्सपेक्टेड आंसर ये होगा, फिर एक्सपेक्टेड आंसर ये होगा। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि क्लासरूम में होता क्या है। आप बात समझिएगा कि जो यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन आर वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट
कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आई बिल्ड योर कंसेप्ट्स, मैं आपके कंसेप्ट्स पे काम करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यू आर एबल टू आंसर इट। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी नाउ। फिर आता है प्रेजेंटेशन योर डेवलपमेंट, कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं आप डिफाइन करोगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। फिर क्वेश्चन टीचर पूछता है कि कैन अ मटेरियल भी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, फिर एक्सपेक्टेड आंसर आता है। फिर चिल्ड्रन एक्टिविटी होती है, वो उनको सारे टीचिंग एड्स दे देती है। तो फिर टीचर पूछता है आपको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर वो बोलता है मैग्नेटिक मटेरियल। फिर वो उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल देती है, फिर आंसर आता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज दीज आर पेंसिल्स, पेबल्स, चॉक, तो ये सब नॉन मैग्नेटिक है। तो ये सब एक्टिविटी हो रही है। टीचर इस एक्टिविटी के थ्रू ही और शी इज इफेक्टिवली टीचिंग बिकॉज उसने लेसन प्लान बनाया एंड देन उसने पूरा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करी। फिर वो प्रेजेंटेशन और डेवलपमेंट उसका हो रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है, क्योंकि उसका एम क्या है, लोगों को मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताना है। ठीक है, तो फिर फाइनल इवैल्यूएशन क्या क्या, टीचर आस्क पीपल क्वेश्चंस अबाउट द लेसन इन ऑर्डर टू असेस हाउ सक्सेसफुल और नॉट द लेसन वाज। दस फिर वो फाइनल इवैल्यूएशन करती है। जैसे मैंने बोला ना कि क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, मेथड, इवैल्यूएशन। तो कंटेंट उसने पूरा डेवलप किया अपने लेसन प्लान में, ऑब्जेक्टिव था उनको मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक के बारे में बताना, मेथड उसने चूज किया क्या कि ये टीचिंग एड्स देना और उनसे क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन अब वो कर रही है। इवैल्यूएशन मींस वो क्वेश्चंस पूछेगी, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं 5 एग्जांपल दो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं 5 एग्जांपल दो। तो ऐसे करके ठीक है, फिर वो क्या बनाएगी, समरी कंक्लूजन वो टीचर बनाएगा विद रेफरेंस टू द फाइनल इवैल्यूएशन। टीचर स्ट्रेंथन्स द वीकनेस इन पीपल्स रिस्पॉन्सेज इफ एनी, ड्रॉज देयर अटेंशन टू द मेन पॉइंट्स, गिव्स देम समरी नोट्स, encourages them to read them up. Not only that but also give them guided questions like force them read textbooks for more points as well as developing their reading skills habit. तो अब आपका इवैल्यूएशन हो गया। तो फिर क्या आता है, समरी आती है, एक फाइनल इवैल्यूएशन। तो वो समझते कि कुछ बच्चे आंसर्स दे पा रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो वो वीकनेस को सुधारने की कोशिश करती है ना। और फिर कुछ बुक्स लेने को बोल सकते हैं कि तुम ये बुक पढ़ना है, इससे तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना। तो असाइनमेंट, व्हेन यू गो होम फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट दैट मेक इट सो यूनिक एंड आयरन दैट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स टू इट। सो फिर आपको असाइनमेंट देती है कि घर जाना और प्रॉपर्टीज मैग्नेट की फाइंड आउट करना। सो दीज आर समथिंग आपने देखा कि लेसन प्लान से शुरू हुआ, फिर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव आए, फिर प्रेजेंटेशन आया, फिर इवैल्यूएशन आया, फिर समरी, कंक्लूजन एंड देन असाइनमेंट। तो ये हम सबने कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस किया है। तो बस टीचिंग एप्टीट्यूड के जब क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे तो आपको अपना एक्सपीरियंस ही गाइस यूज करना है। ओके, सो अब हम आते हैं इफेक्टिव टीचिंग के बारे में। हमने जो जाना है कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है ना, स्ट्रैटेजीज क्या होती है। द इंपॉर्टेंट इशू इन टीचिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर दैट हेल्प्स इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग टू अकर। इंपॉर्टेंट इशू टीचिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना जो कि मदद करता है इफेक्टिव टीचिंग करने में। दीज पॉजिटिव बिहेवियर्स दैट एड इफेक्टिव लर्निंग आर रिफर टू एज टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो जो पॉजिटिव बिहेवियर आप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जो इफेक्टिव लर्निंग में मदद करता है, उसको टीचिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अ टीचिंग स्ट्रैटेजी इज देयरफॉर एन एजुकेशनल टेक्निक, मेथड और प्लान ऑफ क्लासरूम एक्शंस और इंटरैक्शन इज इंटेंडेड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग गोल्स। ठीक है, तो एक टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, इस देयरफॉर एक एजुकेशनल टेक्निक है, मेथड भी बोल सकते हैं, प्लान भी बोल सकते हैं, जिसमें प्लान होता है क्लासरूम एक्शंस का या इंटरैक्शंस होता है, ताकि आप एक टीचिंग लर्निंग जो आपका गोल है वो आप अचीव कर सकें। आपने कोई भी टीचिंग लर्निंग गोल आपका डिसाइड किया हो, उसको करने के लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो बहुत सारी है, बट विल फोकस ऑन सेटिंग इंडक्शन, एस्टैब्लिशिंग एप्रोप्रिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और यूज ऑफ एग्जांपल्स, प्लान रिपीटिशन, स्टिमुलस वेरिएशन, यूजिंग क्वेश्चंस इफेक्टिवली एंड क्लोजर, दैट इज समराइजिंग। दीज आर द इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहले आते हैं सेट इंडक्शन पर। Set induction is a strategy for opening up all the hall of knowledge to the students in an atmosphere of positive mental set for an involuntary attention to the lesson. Without proper set, the students may not be energized, the lessons would be dull and uninteresting, and the students could be bored and fatigued. तो setting induction, जैसे कि मैंने बोला ना कि स्वामी विवेकानंद के बारे में टीचर पूछती है ताकि उसे पता चल पाए कि लोगों को पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो वो किसी और तरीके से डील करती है। तो अगर
आपको स्टूडेंट को नहीं पता है, पहली बार आप पढ़ाने जाना, तो उनका कोई इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। कभी कभी अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, फैटिग हो सकता है। तो सेट इंडक्शन इसीलिए होता है, प्री प्लान्ड एक्शन होता है टीचर की तरफ से, ताकि जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है वो अराउज हो पाए, एक एटमॉस्फेयर ऑफ क्यूरियोसिटी बन जाए, एक मोटिवेशन एनर्जाइज हो जाए, ताकि जो स्टूडेंट का अटेंशन है वो लगातार टीचर और उसके लेसन पे बना रहे। सेट इंडक्शन कैसे भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामेटाइजेशन, क्रिएटिव क्वेश्चंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेविएंट बिहेवियर एक्सेट्रा। तो सेट इंडक्शन जैसे कि आप कुछ कह सकते हैं, आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने ये काम किए थे, या आप उनके बारे में शॉर्ट स्टोरी बता सकती हैं, या आप तो थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर सकती हैं, क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा गाइज, इससे ये होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट जागेगा स्वामी विवेकानंद ने, और फिर आप जो पढ़ाएंगे बच्चा पढ़ेगा। तो ये होता है एक इंडक्शन करने में। यूज ऑफ एग्जाम्पल्स और एस्टैब्लिशिंग एप्रोप्रिएट फ्रेम्स। क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज ऑफन डिफिकल्ट इन एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल of course be appropriate and relevant to the subject matter। एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए आपके सब्जेक्ट मैटर, एज, कल्चर और जो स्टूडेंट जहां से आ रहा है उसके एक्सपीरियंस से। वर्बल एग्जाम्पल्स में भी इन द फॉर्म ऑफ एनालॉजी और मेटाफर। द ह्यूमन आई एंड द कैमरा लेंस, द हार्ट एंड द इंजन आर ऑल एनालॉजीज। सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप एक कैमरा लेंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे को, तो यू कैन कंपेयर इट टू एज अ ह्यूमन आई, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ कैमरा, कैप्चर्स एवरीथिंग। जबकि ये आई जो आपका है ये सबसे बढ़िया मेगापिक्सल वाला कैमरा है, सबसे हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा है। तो अगर आप कैमरा लेंस के बारे में बोल रहे हैं देन यू कैन कंपेयर इट टू सम ह्यूमन आई। या फिर आप इंजन के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तो जैसे इंजन से सारी चीजें चलती हैं, कोई भी व्हीकल या कुछ भी मशीन चलती है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो हमारे हार्ट से चलती है। अगर हमारा हार्ट रुक गया तो हमारी बॉडी भी रुक जाएगी। सो आप ऐसे एनालॉजी करके, कुछ मेटाफर करके स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो आपका एक्सपीरियंस हो, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप दे रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करना चाहिए। स्टूडेंट अब जैसे सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे हैं, तो आप उनको बहुत ज्यादा अडल्ट वाली बातें, अडल्ट वाले एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते। वो किस कल्चर से आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेसिस पे आप एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि माई मदर इज एन एंजल, द लेबोरेटरी इज अ मैड हाउस, हिज वाइफ इज अ सैटिन, ऑल आर मेटाफर्स। तो ये मेटाफर मतलब क्या होता है कि आप किसी एक इमेजिनरी थिंग के साथ किसी को कंपेयर करें। वो इमेजिनरी थिंग ऑब्वियसली ट्रू नहीं होगी, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, बट एक होता है ना एक उपमा दे देना, हिंदी में बोलते हैं उपमा, उपमान होता है ऐसे करके, तो मेटाफर। तो माई मदर इज एन एंजल, आपने यू कंपेयर विद अ रियल थिंग विद एन इमेजिनरी थिंग, नॉन एग्जिस्टेंट थिंग। आपने मदर को एंजल से कंपेयर किया, लेबोरेटरी को मैड हाउस से किया, वाइफ को सैटर्न से कर दिया। सो ऑल आर मेटाफर्स, सैटर्न बोलते हैं, राइट। सो कंक्रीट एग्जांपल आर ऑफ कोर्स बेटर देन वर्बल वंस बिकॉज ऑफ द imagery. All mechanical representation of reality, all stimulations are good teaching examples। तो एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, पहले आप एक इंडक्शन बढ़िया सा सेट करें, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बनाए, देन यू यूज द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल जो है अगर कंक्रीट एकदम रियल लाइफ के होंगे तो स्टूडेंट ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ भी मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ, अगर मैं ऐसे वैसे बोलूंगी तो आप बोर हो जाओगे, बोर मत होना प्लीज, ओके। सो फिर है प्लान्ड रिपीटेशन। क्या होता है? तो प्लान्ड रिपीटेशन इज अ साउंड स्ट्रेटेजी in teaching, but it has to be planned to be useful, right? Planned repetitions enable the learner to overlearn, that is learning beyond the threshold of forgetting। overlearn मतलब इतना लर्न कर लेना कि आप उसको आप उसको भूल ही ना पाओ, you are not able to forget it, right? तो उसको प्लान करना। सिंपल repetition, एक सिंपल repetition क्या होता है? repeating words, concepts, formulas immediately after it is mentioned, like you repeat words, बार बार एक वर्ड को रिपीट करना। आपने कोई नया वर्ड बताया, फॉर एग्जाम्पल you introduced some word like एम्पायर, राइट? तो एक एम्पायर हो सकता है एक बच्चे के लिए नया हो, तो यू कीप ऑन रिपीटिंग एम्पायर सो दैट द स्टूडेंट्स लर्न। सेम अप्लाइज टू कांसेप्ट्स और फॉर्मूला, ये सिंपल है। स्पेशल रिपीटिशन ऑफ कीवर्ड्स, either of concepts or certain stages in the course of the lesson to stress its importance। For example, एक special repetition होता है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा important keyword है या कोई important concept है, आप उसको बार बार repeat कर रहे हैं क्योंकि वो पूरे कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा important है, तो वो special repetition है। Cumulative repetition
repetition of major points so far made in the course of the lesson before continuing with the rest. तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम बैक टू बैक हमारे पीरियड्स होते हैं, तो हमने एक दिन कुछ पढ़ाया, ठीक है, फिर दूसरे दिन हम आए तो दूसरे दिन हम नया टॉपिक नहीं शुरू कर देते। बहुत सारे टीचर्स होते हैं पुराना जो है वो रिवाइज करते हैं ताकि बच्चे के दिमाग से निकले ना। तो क्यूमुलेटिव, आपने जो एक साथ अभी तक पढ़ाया है आप उसको रिपीट करते तब आप आगे बढ़े। मास रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ ऑल द मेजर पॉइंट्स मेड इन द लेसन, दिस इज ऑफन कॉल्ड समरी। आपने पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया एंड देन यू आर डूइंग मास रिपीटेशन, मतलब कि मेजर पॉइंट्स, एक होता है ना जिस्ट होती है हमारी चैप्टर के आखिरी में, तो वैसे ही समरी स्टूडेंट्स को बताना सो दैट दे इट गेट्स इनटू देयर माइंड, राइट, वो भूले ना। सो एक प्लान रिपीटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टिमुलस वेरिएशन, इट इज सेड दैट द वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ बट मोनोटनी किल्स इंटरेस्ट। अगर आप वैरायटी प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बने रहेगा, पर जो मोनोटनी है, मोनोटनस मतलब चला जा रहा है, एक जैसी लाइफ चली जा रही है, लॉकडाउन में हमारी एक जैसी लाइफ चली जा रही है, तो ये क्या है, मोनोटनी हो रही है। तो मोनोटनी से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मर जाता है। Good and effective teaching involves varying learning experiences and teaching strategies during the lesson. This helps to sustain interest. Always sitting down in a class to read out lesson notes is no teaching. In teaching, it is often desirable to appeal to all five senses whenever possible. Stimulus variation is achieved through movements, gestures, patterns of interacting, pacing around, voice modulation, maintaining an uneven speed in the lesson, silence, professional charisma, etc. तो stimulus variation, आप एक जगह बैठे, आप एक जगह बैठ गए एंड टीचिंग स्टूडेंट भी बोर हो जाएगा, टीचर तो बोर हो ही रहा है इसलिए वो ऐसे पढ़ा रहा है, ठीक है। अब मैं तो यहाँ पे नहीं घूम सकती हूँ, तो वरना मैं आपको घूम घूम के पढ़ाती, बट अभी तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा रही हूँ। बट इन रियल टाइम टीचिंग तो यू यूज जेस्चर, आपके जो भी फाइव सेंसेस है उनको यूज करना, पैटर्न करना, वॉइस मॉड्यूलेशन करना, तो कहीं स्लो होना, कहीं धीमा होना, कहीं साइलेंस होना, तो एक स्टिमुलस जो है वो जगाता है। तो ये स्टिमुलस वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। Then we have effective use of questions. तो इससे एक क्वेश्चन आया है UGC नेट में। So ability to use proactive, answerable and appropriate questions is very important skill in all teaching. Proficiency in preparing factual, conceptual, thought-provoking discussion, stimulating questions is a vital skill in teaching. आपकी एबिलिटी एक अच्छा आंसरेबल, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन मत पूछो कि स्टूडेंट आंसर ही ना कर पाए, तो स्टूडेंट्स भी डिसहार्टन हो जाते हैं, है ना। तो एक प्रोएक्टिव क्वेश्चन पूछना, अप्रोप्रिएट पूछना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थॉट प्रोवोकिंग, कि बच्चा सोचे कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर क्या होगा, फैक्चुअल हो, कंसेप्चुअल हो, तो ये एक इफेक्टिव यूज ऑफ क्वेश्चंस है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, रिकॉलर, लोअर ऑर्डर, दैट इज कॉग्निटिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू माइंड, हायर ऑर्डर और थॉट क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट आंसरेबल फ्रॉम मेमोरी, दे आर रिक्वायर्ड फ्रॉम फैक्चुअल आंसर टू द रियल्म ऑफ थिंकिंग। सो कॉग्निटिव क्वेश्चंस तो ये नॉर्मल हो गया। हायर ऑर्डर होता है, थोड़े आपके कॉग्निटिव क्वेश्चंस होते हैं, थॉट क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब वो बुक में लिखा नहीं होता, बच्चे को अपना दिमाग लगा के थोड़ा थिंकिंग और थोड़ा फैक्चुअल आंसर से रिलेटेड आंसर देना पड़ेगा, तो ये हाई ऑर्डर के होते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चंस, दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स अर्लियर रिस्पॉन्स विद द व्यू टू एनलिस्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन, लाइक एक ने प्रोब होती है ना, तो इंक्वायरी टाइप की, तो जो अर्लियर बच्चे ने दिया है उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछना और इंक्वायरी करना। Divergent questions, these type of questions describe situations that are complex and requiring various alternatives. The students to select and defend their choice. Divergent questions means you ask question और उसके बहुत सारे आंसर्स हैं, तो बच्चे को अपना एक ऑल्टरनेटिव चुनना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा एंड देन उसको ये भी डिफेंड करना होगा कि उसने क्वेश्चन का ये सोल्यूशन क्यों चुना। तो इसमें एकदम ओरिजिनल क्रिएटिव थॉट होना चाहिए, इसलिए इसको डाइवर्जेंट क्वेश्चंस को क्रिएटिव क्वेश्चंस भी बोलते हैं। दे कॉल फॉर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी रादर देन कॉपिंग, दे आर ऑफन ओपन एंडेड क्वेश्चंस विद नॉट ओनली वन वे ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें होता है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो बच्चा एक सोल्यूशन चुनता है फिर उसको डिफेंड करता है, इसको क्रिएटिव क्वेश्चंस ही बोलते हैं। और इसका ये ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं, मींस इसका आंसर कोई भी हो सकता है, सिर्फ एक तरीके का सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं, बहुत तरीके के सोल्यूशन पॉसिबल, इसलिए इसमें क्रिएटिविटी आ सकती है, ठीक है। सो ये था अबाउट इफेक्टिव यूज ऑफ क्वेश्चंस। नाउ पर्पस एंड फंक्शन ऑफ क्वेश्चंस क्या है कि इंसान क्यों क्वेश्चन पूछता है, टू टेस्ट एंड इवेलुएट द चिल्ड्रंस प्रिपरेशन फॉर द लेसन, बच्चे का टेस्ट करना, इवेलुएट करना, उसका कितना प्रिपरेशन है, उसका इंटरेस्ट अराउज करना और मोटिवेट करना उसको, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसकी क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है, उसको फाइंड आउट करना,
और ये अंडरस्टैंड करना कि लोगों को, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, या फिर वो खुद से एडिशनल इन्फॉर्मेशन खुद पूछें। टू रिव्यू द पास्ट लेसन टेस्ट वेदर पीपल स्टिल रिमेंबर, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बच्चे को पिछला याद है या नहीं है, ये जानने के लिए। और इंडिविजुअल डिफरेंस भी पता चलता है, लोगों के बीच में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस आ रहा है ये भी पता चलता है क्वेश्चंस पूछने में। कोई बंदा उसका आंसर दूसरा करेगा और कोई स्टूडेंट दूसरे तरीके से दूसरा करेगा, तो इट होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द पीपल। तो जब कभी कभी आपने देखा होगा क्लास के दौरान कि कभी कभी आपने क्लास के दौरान गाइस क्या देखा होगा कि जो टीचर होता है वो 20 से क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो स्टूडेंट अटेंटिव रहता है कि अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो मेरी तो एक क्लास में इंसल्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वो ध्यान दिए रहता है इस डर से कि कोई कहीं क्वेश्चन पूछ ले। अभी जब हम लोगों को स्कूल में पढ़ाते थे तो हमारे जो पीटी सर थे, तो जब हमारी पीटी होती थी ना, तो उसमें क्या होता था कि वो काउंट पे पीटी होती थी, ठीक है। तो जब काउंट पे पीटी होती थी तो सर जो है बीच बीच में पीटी खुद भी वो अपना काउंट देते थे और रुक जाते थे बीच में, और हमें खुद से काउंट करना पड़ता था। तो कभी कभी क्या वो पूरे स्कूल की पीटी रुकवा देते थे, किसी से भी रैंडमली पूछ लेते थे कि बताओ पीटी का कौन सा नंबर चल रहा है। सो इसमें क्या होता था कि बच्चा ध्यान एकदम लगाता कि अच्छा पीटी का ये नंबर चला है, सर कभी भी पूछ सकते हैं। तो अटेंशन होल्ड करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज मीन्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द लेसन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। तो जब आपने कुछ पढ़ा दिया है एंड पीरियड खत्म होने वाला हो, तो आप क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि आपको पता चल पाए जो आपने पढ़ाया है बच्चों को समझ में आया या नहीं आया है। सो ये द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग में ये ऐसे ही पूछे जाते हैं एंड यूजिंग क्वेश्चंस इफेक्टिवली। और फिर क्लोजर मैंने लिखा समराइजिंग, कि आपने ये सब समराइज कर दिया, यू आस्क क्वेश्चंस एंड यू फिनिश इट ऑफ। तो ये कुछ ऐसे थे जो मैंने यहाँ पे आपको बताए, एंड विद दिस वी कंप्लीट अवर इफेक्टिव टीचिंग। एंड लास्ट का आज का जो टॉपिक इसमें मैं इंक्लूड कर दिया इफेक्टिव टीचिंग में, आई थिंक लोएट सेकेंड लास्ट, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग इज गिविंग नॉलेज और स्किल टू स्टूडेंट्स। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। तो इसका एक थॉट प्रोसेस क्या है? जो ट्रेडिशनल मेथड है वो टीचिंग का क्या कहता है? टीचिंग इज गिविंग नॉलेज और स्किल्स टू स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज या स्किल देते हैं। और मॉडर्न मेथड क्या बोलता है? टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट। टीचिंग एक प्रोसेस है स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का, ये मॉडर्न मेथड बोलता है, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिशनल होता है, ये मॉडर्न है। ये इन्फॉर्मेशन गिवर होता है, ये फैसिलिटेटर होता है, मतलब ये आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन खुद देता है। तो इट इज़ अ वेरी पैसिव फॉर्म, मॉडर्न आर वेरी एक्टिव फॉर्म। टीचर मोनोपोलाइजेस डिस्कशन, इसमें टीचर सेंटर्ड होता है बिकॉज इट इज ट्रेडिशनल, तो ये टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर ही सब कुछ होता है। ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है डिस्कशन में, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। Stresses the what of learning, thus capitalizing on the use of memory work, question and answer method। ये क्या किस पे स्ट्रेस करता है? what, क्या आप लर्निंग पे, क्या आपने लर्न किया, ताकि मेमोरी वर्क, क्वेश्चन आंसर मेथड इस पे होता है। एम्फसाइजेस व्हाई एंड हाउ, तो ये व्हाट पे करता है, बट ये हम क्यों लर्न कर रहे हैं, कैसे लर्न कर रहे हैं, ताकि जो है स्टूडेंट्स खुद अपने आप से क्वेश्चंस पूछ सकें। Opts for conformity, thus expecting each student to come up with predetermined learning results। तो conformity पे ये होता है कि कंफर्म कर ले कि बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है, और ये पहले से एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट का एक प्रीडिटरमाइंड रिजल्ट आए, कि सबको एक जैसा ही रिजल्ट आए। तो ये पर इसमें क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो ये जो है एक सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है, गिविंग देम चांस टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुलनेस। तो इसमें क्या है, क्या प्रोवाइड करता है? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है और एक चांस देता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुलनेस को डेवलप कर पाए। यूजेस फिक्स्ड मेथोडोलॉजी कन्फाइंड इन फोर वॉल ऑफ क्लासरूम। एक फिक्स्ड मेथोडोलॉजी होती है, टीचर आता है, लेक्चर देता है, चला जाता है, तो एक फिक्स्ड मेथोडोलॉजी हो जो भी हो सकती है। बट जो है ये मॉडर्न में वैरायटी ऑफ मेथड्स होते हैं और डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ लर्निंग, कहीं यहाँ पे जा रहे हैं लर्न करने, यहाँ पे जा रहे हैं, सिर्फ क्लासरूम में बंद तक नहीं रहते, गो टू लेबोरेटरीज, दे गो टू फील्ड्स, राइट। यूटिलाइजेस कंडीशनिंग टू रिवॉर्ड लर्निंग। कंडीशनिंग यूज करता है, बट ये क्या करता है, मतलब कुछ तुम ये करोगे तो तुमको मैं ये दूंगी, ये करोगे तो ये दूंगी, सो ये ऐसे करता है। बट मॉडर्न में एम्फसाइजेस द इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, यू विल बेनिफिट लाइक दिस, यू विल डेवलप अ गुड इंडिविजुअल। सो ये
इंट्रिंसिक बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग पे करता है, इस पे नहीं करता कि तुम पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें पेंसिल दूंगी, पेन दूंगी, ऐसे कुछ रिवॉर्ड ऐसे नहीं होते। ये ट्रेडिशनल में ऐसे होता है, बट मॉडर्न में ये बोलता है कि जब तुम पढ़ोगे तो आपको अंदर से इंट्रिंसिक बेनिफिट्स पे ये फोकस करता है, कुछ रिवॉर्ड कुछ उस पे नहीं फोकस करता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग फॉर अवर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। ठीक है, ये ऐसे कुछ है। ट्रेडिशनल इज बेसिकली टीचर सेंटर्ड, मैं बता चुकी हूँ पहले ही, मैंने टीचर सेंटर्ड पढ़ाया है। मॉडर्न है स्टूडेंट सेंटर्ड, आपको पता है, नाम ही बताता है कि कैसे होता है। नाउ वी कम टू द ICT बेस्ड लर्निंग। ना ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो भाई हमारा एक अलग सा पूरा टॉपिक है, कॉम्प्रहेंसिव टर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या आता है, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, हर कुछ आता है जिससे आप यू कैन कम्युनिकेट थ्रू टेक्नोलॉजी बेसिकली। ऑल these information technologies are powered mainly two types of communication technologies. These are satellite based communication and terrestrial based communication. So जो भी आपका जो टीचिंग होता है, जो ICT में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। तो ये दो तरीके की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। द फर्स्ट वन इज सैटेलाइट एंड द सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू। वेयर एज टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसमीटर स्प्रेड अक्रॉस geographical area or a country or state. This type of communication is used in transmission of radio and television in India. You will see terrestrial based communication, television की lines पड़ी होती है, radio की lines पड़ी होती हैं, so these are terrestrial based communication. But satellite based communication सारा कुछ satellite से होता है, wireless होता है, right? So ऐसा। However, with the launch of the series of satellites by ISRO, satellite-based communication is used for अब आप देखते हैं for telecommunication, पहले ये जो फोन्स होते थे उसमें बहुत ज़्यादा तार लगे होते थे, राइट? तार डिस्कनेक्ट कर दो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बट क्योंकि अभी ISRO की वजह से अब तो हम टेलीकम्युनिकेशन के लिए वी आर यूजिंग सैटेलाइट, सो वी आर यूजिंग आवर फोन, कोई झंझट नहीं है उसमें, राइट? सो कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली बाय मेकिंग यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो कम्युनिकेटिव इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, आपको पता है अभी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो इफेक्टिवली अच्छे से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना टेक्नोलॉजी का यूज करके। फॉर एग्जांपल अभी हम इफेक्टिव वी आर यूजिंग द ICT, अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गेस इफेक्टिवली ही कर रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ आपको वो समझ आ रहा होगा, ठीक है? टेक्नोलॉजी का यूज करें, कम्युनिकेशन करें, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन ऑल ICT is an umbrella term that includes many communication devices such as radio, टेलीविजन, सेल्यूलर फोर्स, कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क सिस्टम्स एंड सो ऑन। तो ICT क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म हो गया है ना? उसके अंदर सारा कुछ आता है, रेडियो, टेलीविजन, सेल्यूलर फोर्स, एवरीथिंग इज अस्ट। सो ICTs are designed as a diverse set of individual technological tools and resources used to communicate, to create, disseminate, store and manage information. These technologies include computers, the internet, broadcasting technologies, telephony, etc. तो एक diverse set of technological tools है जिसको हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए या मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन। और ये सारी टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी, और किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, रेडियो, टेलीविजन, इन सब के थ्रू करते हैं। सो दिस इज व्हाट ICT इज। ना ICT टीचिंग, क्योंकि अभी मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि ICT होती क्या है, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, बट क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड है सो उससे भी पढ़ेंगे। सो ICTs स्कूल लेवल पे होती है टीचिंग लर्निंग के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल एक्शन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए हम ICT का यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लर्नर्स, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटीज, इंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलपमेंट। सो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम टीचिंग लर्निंग में ICT का यूज करते हैं। सो बहुत कौन से ICTs हैं, रेडियो है, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, मोबाइल लर्निंग, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स। दीज आर सम ऑफ द ICTs which we use to carry on the process of teaching and learning. You just need to have an idea, बहुत से एक सिंपल सा बेसिक सा आइडिया अगर आप रखेंगे then you will be able to solve these questions, right? So yeah, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रहा हो आपके लिए, एंड यू मस्ट हैव
इंटरैक्टिव तो नहीं, बिकॉज मैं ही यहाँ से बोले यू आर लिसनिंग, बट आप पार्टिसिपेट किए होंगे इसमें, है ना। और हमने इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज के बारे में जाना, बहुत इंटरेस्टिंग था आई गेस वो सब। NICT बेस्ड एंड ट्रेडिशनल बेस्ड सारा कुछ जाना, बहुत ज़्यादा कंबाइन कर दिए थे मैंने इस मॉड्यूल्स में, बट क्योंकि ज़्यादा है टॉपिक्स, सो आई डू नॉट हैड एनी ऑप्शन। सो मिलते हैं आपसे आई गेस मॉड्यूल 8 में। टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहिए अच्छे से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ एंड फॉर क्वालिफाइंग UGC NET। बाय, नमस्ते।